दोस्तों नमस्कार। 2024 का ये लोकसभा चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए डू और डाई का चुनाव है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो जवाहरलाल नेहरू के कद के बराबर पहुंचना चाहते हैं। वो बात अलग है कि वो हमेशा नेहरू को कोसते रहते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो बिखरा हुआ था, जो छितरा हुआ था और लगातार नरेंद्र मोदी के जरिए उस पर हमले हो रहे थे। ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही थी। कांग्रेस के तो खाते भी सील कर दिए गए। लेकिन इस चुनाव को संजीवनी जनता ने दे दी। विपक्ष को जहां जनवरी और फरवरी में ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये चुनाव करवट बदल सकता है, लेकिन पहले फेज के बाद विपक्ष में जैसे जान आ गई। ये चुनाव बेहद शांत है। बड़े बड़े चुनाव पर्यवेक्षक, बड़े बड़े विश्लेषक हैरान हैं कि लोग इतना साइलेंट क्यों हैं, जबकि उस साइलेंस के भीतर दो बड़े मुद्दे काम कर रहे हैं। एक तरफ तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए संविधान बचाने का ये चुनाव हो गया है, तो दूसरी तरफ नौजवानों और किसानों के लिए, निम्न मध्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए ये चुनाव महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति का साधन बन गया है। यानी ये चुनाव विशुद्ध रूप से बदलाव के चुनाव की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये तो नतीजे 4 जून को बताएंगे कि इस देश का अंडर करेंट क्या था। क्या सच में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने के मुद्दे ने नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंका, या फिर नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की राजनीति और मीडिया का मैनेजमेंट, संसाधनों का अंबार और ध्रुवीकरण के लिए दिए गए सांप्रदायिक भाषण ये काम आते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की उन 2 सीटों की जहां पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन में है और केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 1952 के पहले चुनाव से ही लगातार रायबरेली की सीट गांधी परिवार की रही है। केवल 2 बार उसने इस सीट पर चुनाव हारा, लेकिन इस सीट पर इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी तक ये तमाम लोग यहां से चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बनी। अब इस सीट पर राहुल गांधी, देश की धड़कन, सामाजिक न्याय के एक नए आइकॉन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेठी की लोकसभा सीट है, जिस पर पिछली बार राहुल गांधी महज 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन वो केरल की वायनाड सीट से रिकॉर्ड मतों के साथ जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इस बार स्मृति ईरानी बहुत चीखती, चिल्लाती और चुनौती देती रही राहुल गांधी को, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर गच्चा देकर रायबरेली चले गए। स्मृति ईरानी अपने हाथ मलती रह गई। उसके ऊपर जो करिश्मा किया, जो चाल चली कांग्रेस पार्टी ने, कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के अपने मजबूत सिपाही सालार केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव मैदान में उतार दिया। शतरंज की भाषा में कहे तो गांधी परिवार के एक प्यादे को उतार करके स्मृति ईरानी की हालत खराब कर दी। और जहां केएल शर्मा शुरुआती समय चुनाव लड़ते नहीं दिख रहे थे, लेकिन 10 दिन के भीतर केएल शर्मा का चुनाव उठता चला जा रहा है और स्मृति ईरानी लगातार फंसती चली जा रही है। जहां स्मृति ईरानी ने इसे अपना नाक का सवाल बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी केएल शर्मा के जरिए स्मृति ईरानी को हरा करके राहुल गांधी की हार का बदला दोगुनी ताकत से लेना चाहता है। शह और मात का गेम दोनों तरफ से जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के थोड़े से अगर इतिहास पर चलें तो 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार पृष्ठभूमि में चलती गई।
हालांकि उसे एक बड़ी सफलता 2009 के चुनाव में मिली थी, जब 18% वोट हासिल करके कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। उस समय 206 सीटें जीत करके यूपीए 2 की सरकार बनी थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए थे। लेकिन उसके फिर बाद 2014 का जब चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश से अमेठी और रायबरेली उसके पास थी। 2019 के चुनाव में भले ही 11 सीटें उसकी बढ़ी हों, 55 हुई हों, लेकिन अमेठी की सीट भी उसके हाथ से फिसल गई थी। उसके बाद तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी का जमाना लद गया, गांधी परिवार अब पृष्ठभूमि में चला गया है, कुछ दूसरे समीकरण नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे। कुछ विश्लेषक तो यहां तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम और हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा जो बनाई गई छवि थी, उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कदमों के जरिए उखाड़ फेंका। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और यहां से राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नायक के रूप में उभरती है जो दलितों और आदिवासियों के पक्ष में सीधे तौर पर मुखर होकर के खड़ा होता है, जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाकर के पिछड़ों की बात करता है और डंके की चोट पर यह सवाल पूछता है कि सचिव स्तर के 90 अधिकारियों में से केवल 3 ही ओबीसी क्यों हैं। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी का मुखड़ा लगा करके प्रधानमंत्री बनते हैं तो सवाल यह है कि कितने विश्वविद्यालय के कुलपति ओबीसी हैं, हायर जुडिशरी में कितने जज ओबीसी हैं, कितने हॉस्पिटल्स के मालिक ओबीसी हैं, और कितने मीडिया में बैठे हुए जो पुरोधा हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। ये मुद्दे राहुल गांधी को एक नई छवि और एक नए किरदार की तरफ ले जाते हैं, और यहां से कांग्रेस नए सिरे से रिवाइव करना शुरू होती है। हालांकि जब इंडिया अलायंस बना तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सधे अंदाज में बैटिंग की, अपने आप को थोड़ा पीछे रख करके विपक्ष के लोगों को तवज्जो दी। हालांकि जब वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गई थी तो उस समय कांग्रेस को आलोचना का सामना भी करना पड़ा, और यहां तक विपक्षियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने घमंड में भूली हुई है, और अगर वो 5 राज्यों में चुनाव जीत जाती तो फिर उसका हस्तक्षेप कुछ और बढ़ जाता। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया। ममता बनर्जी ये कहने लगी कि वो बंगाल में इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पर हमला किया, नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के साथ अनंत कुमार हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल से लेकर के ज्योति मिर्धा तक, गिरिराज सिंह ने जब मुनादी की कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, समूचा दलित समुदाय, आदिवासी और पिछड़ा खड़ा हो गया बीजेपी के अगेंस्ट। भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। जिस जीत को वो अपना सुनिश्चित मान रही थी वो रेत की तरह है उसके मुट्ठी से फिसलने लगी। पहले चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को समझ में आया, और उसके बाद उन्होंने चुनाव को हिंदू मुस्लिम पर करने की कोशिश की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बताया तो मुसलमान और मंगलसूत्र पर वो उतर आए। इसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2009 के बाद फिर से पृष्ठभूमि में जाते हुए दिखाई दी। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे केवल 2 सीटें मिली और वोट केवल 2.3%, लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश में उसकी जगह दिखने लगी। इस बार वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और राहुल गांधी रायबरेली से, केएल शर्मा अमेठी से। राहुल गांधी और केएल शर्मा को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव रायबरेली में थे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलितों के सबसे वरिष्ठ नेता, जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया अलायंस सरकार में आती है तो उसके प्रधानमंत्री
मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, यानी देश को पहला दलित पीएम मिल सकता है। वो कल रायबरेली में थे। सोनिया गांधी ने आज जो रायबरेली के लोगों से भावनात्मक अपील की, उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूं। पिछले 20 साल से मैं रायबरेली की सेवा कर रही हूं। रायबरेली की सीट से नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी सबका रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बनाए रखिएगा। मैं राहुल गांधी को आपको सौंपती हूं। आपने जो मेरी अपने प्यार और अपने मत से गोद भरी है, उसी तरह से मेरे इस आंचल को जो आपने समुन्नत किया है, वही अपना विश्वास राहुल गांधी के प्रति दर्ज कीजिएगा। ये अपील रायबरेली में क्या गुल खिलाएगी और अमेठी में क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हराएंगे और कितने मतों से हराएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव बेहद मजबूत मोड़ पर पहुंच चुका है।